कहते हैं जब कोई आत्मा किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती है तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही हुआ एक छोटी सी मासूम बच्ची खुशी के साथ। ये कहानी है उस गांव की जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी तक आने से डरती थी और जहां एक पुराने कुएं में छिपा था एक भयानक रहस्य। शुरुआत होती है खुशी द पोजेस्ड गर्ल की डरावनी कहानी से। एक घना सन्नाटे से भरा जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव। गांव के चारों तरफ पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंचती थी। गांव के घने जंगलों के बीचों बीच एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं था जिसे गांव वाले मनहूस कुआं कहते थे, और उस कुएं के पास था एक कब्रिस्तान। दिन के समय गांव में हंसी मजाक, बच्चों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता गांव में छा जाता था एक मनहूस साया। कहानी की शुरुआत होती है खुशी से, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के घर जा रही है। सारा दिन कार में सफर करते करते शाम हो गई थी। कार के अंदर थकान का माहौल था। खुशी आराम से सो रही थी। वे लोग अब दादा दादी के घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी खुशी अचानक चौंकी। खुशी, क्या हुआ? लगता है कोई सपना देखा होगा। पर खुशी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप अपनी गर्दन को बेहद अजीब तरीके से घुमाई और खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल की ओर घूरने लगी। खुशी, आर यू ओके बेटा? यस मम्मा। तभी एक काली बिल्ली अचानक से उनके कार के सामने आ गई। प्रशांत ने कार के ब्रेक जोर से दबाए। कार थोड़ा आगे जाके रुकी। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ, बहुत लेट हो गया है, अंधेरा हो रहा है। जब वे सभी गांव पहुंचे तब अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं है, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। सभी अपने अपने घरों में। वे अपने घर पहुंच गए। प्रशांत और सुधा जैसे ही गाड़ी की डिक्की से सामान निकालने के लिए उतरे, उन्होंने देखा एक और काली बिल्ली उनको ही घूर के देख रही है। उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और सामान उतारने लगे। पर सुधा ने देखा कि खुशी अभी तक गाड़ी में ही बैठी है और वो अपनी ही परछाई को देखकर मुस्कुरा रही है। खुशी, बेटा अंदर चलो। लेकिन खुशी ने कोई हरकत नहीं की। अचानक उसने अपनी गर्दन घुमाई और सुधा की ओर एक डरावनी मुस्कान के साथ देखा। प्रशांत! क्या हुआ? वो खुशी, वो कुछ अजीब कर रही है। प्रशांत ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रशांत ने देखा कि गाड़ी की सीटें अंदर से फट चुकी हैं। खुशी अपनी उंगलियों से शीशे को खरोंच रही है और अपने ही शरीर को शीशे के टुकड़ों से काट रही है। मम्मी, मम्मी, मम्मा। प्रशांत गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड था। प्रशांत खुशी का नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। खुशी लगातार गहराती आवाज में एक ही शब्द बार बार बोल रही थी, मम्मी, मम्मी, मम्मा। घर के और आसपास के लोग प्रशांत की आवाज सुनकर बाहर आ गए। तभी खिड़की अचानक खुली। प्रशांत ने खुशी को बाहर निकाला और उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुशी की चोटें बिल्कुल ही ठीक थीं, बस हल्का सा खरोंच का निशान, और वो बेहोश हो गई थी। प्रशांत और उसके खुशी के चाचा यानी कि निशांत खुशी को पास के एक वैद्य के पास ले गए। बाकी सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। सुधा ने घर के अंदर आकर सारी बातें सभी घर वालों को बताईं। सुधा की सास यानी कि खुशी की दादी को कुछ शक हुआ, पर वो कुछ बोली नहीं। तभी खुशी, प्रशांत और उसका चाचा यानी कि निशांत घर वापस आ गए। प्रशांत और सुधा ने खुशी को ले जाके कमरे में लिटा दिया और लेटते ही खुशी सो गई। प्रशांत और सुधा जैसे ही बाहर आए, दादी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा,
हमें खुशी को किसी तांत्रिक या पंडित को दिखाना चाहिए, ये सामान्य नहीं है। पर प्रशांत ने इस बात को नजरअंदाज किया और फिर बोला, वैद्य ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, और घर वापस भेज दिया है। और बोला कि ये सब थकान के वजह से हो रहा है, बस थोड़े से आराम की जरूरत है। रात हो चुकी थी, सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। सुधा खुशी के साथ ही कमरे में थी। खुशी गहरी नींद में थी, लेकिन सुधा बेचैन थी। आज जो कुछ भी हुआ वो यही सब सोच ही रही थी। तभी अचानक से किचन में कुछ गिरने की आवाज आई। सुधा देखने गई, पर वहां कोई नहीं था। जब वो वापस कमरे में लौटी तो खुशी गायब थी। खुशी, खुशी कहाँ हो? उसने खुशी को पूरे घर में खोजना शुरू कर दिया। सब सुधा की आवाज सुनकर उठ गए। प्रशांत ने पूछा, क्या हुआ? सुधा बोली, वो खुशी अपने रूम में नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। सुधा पूरी बात बताते हुए सभी को अपने कमरे में लेकर गई। वहां जाकर वो चौंक गई। उसने देखा खुशी बिस्तर पर ही सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम अभी तो नहीं थी यहाँ, कहाँ गई थी? What happened, मम्मा? प्रशांत बोला, लगता है तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। और सब फिर से अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन सुधा को नींद नहीं आई। वो आंखें बंद करके यही सब सोचने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि खुशी उठी और बिना आवाज के खिड़की से बाहर उतर गई। सुधा ने इस बार किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसका पीछा किया। खुशी गांव के जंगलों की तरफ जा रही थी। सुधा ने खुशी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन खुशी जंगल में जा चुकी थी। सुधा भी उसके पीछे पीछे गई और खुशी उस पुरानी कुएं के पास पहुंची। और जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसका चेहरा डरावनी मुस्कान से भर गया। मम्मी, मम्मी, मम्मा। और यह कहते ही उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। उसका शरीर अकड़ गया। आंखें एकदम सफेद और नसें शरीर से ऐसे दिख रही थी मानो अभी फट जाएं, और वो हवा में तैरने लगी। सुधा ये सब देखकर बुरी तरह डर गई। उसने चिल्लाकर पुकारा, खुशी, खुशी। खुशी ने पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त सुधा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब अगली सुबह सुधा की आंख खुली तो उसने पाया वो अपने कमरे में थी और बगल में खुशी चैन से सो रही थी। लेकिन सुधा के मन में सैकड़ों सवाल थे। कल रात जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत? सुधा ने ये सब जाकर अपनी सास को बताया। सास ने तुरंत निर्णय लिया, हमें खुशी को एक बड़े ज्ञानी पंडित के पास ले जाना ही होगा। पर जब प्रशांत को इस बात का पता चला, वो आग बबूला हो गया। ये सब क्या पाखंड है? कोई पंडित वंडित नहीं होता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाऊंगा। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दादी और सुधा अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रशांत उनसे नाराज होकर सीधा खुशी के कमरे में गया और खुशी से बात करने की कोशिश की। खुशी, बेटा चलो आज घूमने चलते हैं। बताओ तुम्हें कहाँ चलना है? कुएं के पास। कुएं के पास क्या है? चलो कहीं और चलते हैं ना। मैंने बोला ना, मुझे कुएं के पास ही जाना है। अरे बेटा, गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, चलो हम सब साथ चलते हैं, कैंपिंग करेंगे वहाँ। कैंपिंग की तैयारी और कुएं के पास जाना। सुधा ने देखा खुशी बहुत खुश लग रही है। उसने ये बात अपनी सास को बताई। माँ जी, खुशी बहुत ज्यादा खुश लग रही है, जैसे किसी अपने के पास लौट रही हो। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। कुछ तो है उस कुएं के पास, पर क्या है ये हम नहीं जानते। तभी अचानक खुशी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे किसी और के साथ खेल रही हो, मगर वहां कोई नहीं था। सुधा और दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। प्रशांत, सुधा, खुशी और उसकी दादी सब कार से उस पुराने डरावने कुएं की तरफ जा रहे थे। खुशी की अजीब हरकतों को देखकर अब प्रशांत भी डर चुका था। तभी गांव की आखिरी दुकान, जो गांव के बिल्कुल लास्ट में थी, प्रशांत ने कार एक तरफ रोक दी। वो कार से उतरा कुछ सामान लेने के लिए। सुधा ने देखा प्रशांत के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो उसके पास गई और उसके पास जाकर धीरे से बोली, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो शायद तुम और माँ सही थी। खुशी में कुछ तो गड़बड़ है।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूं खुशी की ऐसी हालत देखकर। प्रशांत ये कहकर दुकान में चला गया और खाने का कुछ सामान लेने लगा। सामान लेने के बाद सुधा ने कहा, तुम परेशान मत हो, कुएं के पास चलो। कुएं के पास? अगर खुशी को कुछ हो गया तो? परेशान मत हो, निशांत और पापा वहीं आ रहे हैं पुजारी को लेकर। जब तुम खुशी से बात करने गए थे, हमने सब योजना बना ली थी। पुजारी ने कहा खुशी को कुएं के पास ले जाना ही होगा। यही एक तरीका है जिससे उसकी असलियत सामने आ सकती है। अगर उसके अंदर कोई आत्मा है तो पुजारी देख लेंगे, और अगर ये कोई बीमारी हुई तो हम उसे अच्छे अस्पताल में दिखा देंगे। लेकिन ये सब पता करने के लिए हमें उस कुएं के पास जाना ही होगा। अब जल्दी चलो, वो कार में हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत को फिर भी चैन नहीं मिला। वो धीमे से बोला, क्या सच में तुम्हें लगता है खुशी किसी आत्मा के वश में है? ये सोचने का समय नहीं है। अगर अपने सवालों के जवाब चाहिए तो हमें वहां चलना ही होगा। प्रशांत ने गहरी सांस ली और इस बार सुधा की बात मान ली। वो फिर से कार में बैठा और सब कुएं की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे लोग जंगल की तरफ मुड़े, खुशी जो खेल रही थी अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे वहां कुछ महसूस हुआ हो। सुधा ने धीरे से कहा, क्या हुआ बेटा? खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। मां जी, देखिए ना खुशी कितना अजीब बर्ताव कर रही है। चलो हम पहुंच गए कुएं के पास। ये सुनकर खुशी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे वो किसी पुरा में खोए हुए अपने से मिलने वाली हो। प्रशांत कार से उतरकर धीरे धीरे खुशी के पास आया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, चलो बेटा, हम पहुंच गए। उसने कार का गेट खोला और खुशी को धीरे से नीचे उतारा। जैसे ही खुशी ने जमीन पर कदम रखा, उसके पांव सीधे कुएं की तरफ बढ़ने लगे। बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मा के पास। प्रशांत कुछ कह ही पाता कि सुधा ने तेजी से कहा, बेटा मम्मा तो यही है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरी मम्मा नहीं हो। अचानक तेज हवा चलने लगी। खुशी तेज कदमों से कुएं की तरफ बढ़ने लगी। प्रशांत और सुधा दोनों उसके पीछे भागे। कुएं के पास पहुंचते ही खुशी ने फिर से पुकारा, मम्मी मम्मी मम्मा। बेटा क्या कर रही हो? देखिए ना, मम्मा बाहर नहीं आ रही। लेकिन बेटा मम्मा तो यही है ना, वो मेरी मम्मा नहीं है। एक बार में समझ नहीं आता क्या? और फिर खुशी ने कुएं की ओर मुड़कर कहा, क्या हुआ मम्मा, बाहर क्यों नहीं आ रही हो? अगर तुम नहीं आओगी तो मैं ही अंदर आ जाती हूँ। इस बार मैं आपको बचा लूंगी। ये कहते ही खुशी कुएं में कूदने लगी, लेकिन प्रशांत ने सही समय पर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से बाहर खींच लिया। अचानक जमीन पर गिरने की आवाज आई। खुशी ने खुद को छुड़ाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगा। उसकी हड्डियां अस्वाभाविक तरीके से मुड़ गईं और फिर वो चारों हाथ पांव से बिजली की तेजी से प्रशांत की तरफ दौड़ी। तभी दादी, पुजारी, निशांत और खुशी के दादाजी उसके सामने आ गए। पुजारी को देखकर खुशी एक पल के लिए पीछे हट गई और फिर पागलों की तरह हंसने लगी। तुम लोगों को क्या लगता है ये पंडित मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं। माँ, तुम कहाँ हो माँ? देखो, इन बेवकूफों को ये पंडित को लाए हैं मुझे तुमसे दूर करने के लिए। खुशी की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तू चला जा यहाँ से, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक मंत्रोच्चार की आवाज आई, घंटियों की धुन। पंडित जी ने तुरंत खुशी पर भस्म फेंकी। खुशी जोर जोर से चीखने लगी, इस पंडित को बोलो यहाँ से चला जाए, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। पंडित जी ने और तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। खुशी अपने कान बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, चला जा यहाँ से, चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पंडित जी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मंत्रोच्चार और तेज होने लगा और पृष्ठभूमि में डरावनी हवा चलने लगी। सुधा और प्रशांत डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कोई मेरी बच्ची को बचा लो।
पंडित जी ने मंत्रों की शक्ति से खुशी को बेहोश कर दिया, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। मैं इसे ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रख सकता। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। इसे जल्दी माँ जगदम्बा के मंदिर ले चलो। तेज कदमों की आवाज आई। कार का गेट खुलने लगा। प्रशांत और निशांत खुशी को कार में बैठाने लगे, लेकिन जैसे ही प्रशांत ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, हाँ, ये आत्मा की माया है। और खुशी ने आंखें खोली और एक डरावनी भारी आवाज में बोली, ये सब तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। गंगा जल छिड़का गया। खुशी जोर जोर से चीखने लगी, फिर वो बेहोश हो गई। कार स्टार्ट हो गई। सब लोग जल्दी से मंदिर की तरफ बढ़े। जैसे ही कार मंदिर के गेट के पास रुकी, प्रशांत और निशांत ने खुशी को पकड़कर नीचे उतारना शुरू किया। अचानक खुशी ने आंखें खोली और उस भारी डरावनी आवाज में फिर बोली, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी मौका है, मुझे जाने दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। इसे जल्दी अंदर लेके चलो। सुधा, प्रशांत और निशांत खुशी को कसकर पकड़े मंदिर के गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट पर पहुंचते ही खुशी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। प्रशांत ने पीछे से धक्का दिया और जबरदस्ती उसे मंदिर के अंदर ले आया। अचानक तेज चीख मंदिर में गूंजी। मंदिर के सभी लोग सन्न रह गए। उनकी नजरें सिर्फ खुशी पर टिक गईं। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया और उनकी शक्ति से खुशी फिर से बेहोश हो गई। पंडित ने कहा, हमें एक यज्ञ करना पड़ेगा। जल्दी से सामान की व्यवस्था करो। कुछ देर बाद खुशी को माँ जगदम्बा के चढ़ाई हुए सिंदूर की गोल घेरे में लिटाया गया और यज्ञ शुरू हो गया। मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल रही थी। तभी खुशी धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसकी आवाज ठंडी धमकी भरी थी, मुझे जाने दो, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। पंडित ने दृढ़ स्वर में बाकी पुजारियों से कहा, उसकी बात मत सुनो, मंत्र पढ़ते रहो। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खुशी की चीख हर तरफ गूंजने लगी और उसका शरीर हवा में उठने लगा। प्रशांत घबरा कर बोला, ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? पंडित ने कहा, देवी माँ की शरण में आ, अपने पापों से मुक्त हो। पंडित जी ने भस्म यज्ञ की अग्नि में फेंकी। खुशी जोर से चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। सामने एक औरत का धुंधला साया उभरा, फटे कपड़ों में, आंखों में क्रोध और गहरा दुख लिए हुए। उस औरत की आवाज थी, उन्होंने मुझे मार डाला, मैं बस इंसाफ चाहती थी। पंडित जी ने गंगा जल छिड़का। औरत का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। वो सफेद रोशनी में बदल गई और मंदिर की ज्योति में समा गई। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी कहानी सुनाई। 15 साल पहले मैं अपनी 8 साल की बच्ची के साथ जंगल से गुजर रही थी। उसे प्यास लगी और हमें कुआं मिला। मैंने पानी निकाला, उसे पिलाया और खुद भी पी लिया। तभी गांव के कुछ बुरे लोग आ गए। उन्होंने कहा, तुमने कुएं का पानी पीकर उसे अपवित्र कर दिया। उन्होंने हमारा सामान छीन लिया और मुझे कुएं की रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया। मेरी बच्ची को वहीं छोड़ दिया। तभी रस्सी टूट गई और मैं पानी में गिर पड़ी। मेरी बच्ची मम्मी मम्मी चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब से हम भटक रहे थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर उन लोगों का क्या जो आज भी आजाद घूम रहे हैं? प्रशांत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सजा दिलाऊंगा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। आत्मा हल्की सी मुस्कुराई और अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर रोशनी में विलीन हो गई। खुशी बेहोश होकर गिरने लगी। सुधा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद खुशी को होश आया और वो पूरी तरह ठीक थी। सब लोग पंडित जी का धन्यवाद करने लगे। धन्यवाद मेरा नहीं, माँ जगदम्बा का करो। उन्हीं की कृपा से हम सभी सुरक्षित हैं। सबने माँ का आशीर्वाद लिया, उनका धन्यवाद किया और फिर लोग घर वापस लौट आए। खुशी अब पहले जैसे ठीक हो गई। घर में खुशियां फिर से लौट आईं। प्रशांत पुलिस के पास गया और 15 साल पुरानी पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सच सामने आ गया।
पुलिस जांच में पता चलता है कि वर्षों पहले गांव के कुछ बुरे लोगों ने एक औरत और उसकी बच्ची को कुआं से पानी पीने की वजह से उस औरत को रस्सी से कुएं में लटका दिया था और उस बच्ची को वहीं रोते हुए छोड़कर चले गए थे। जब अगले दिन वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि रस्सी टूट गई है और वो औरत पानी में गिरकर मर गई है और उसकी बच्ची भी ठंड से पूरी रात रोते रोते मर गई है। फिर गांव के उन बुरे लोगों ने पास के शमशान में चुपचाप उनको ले जाकर दफना दिया और अफवाह फैला दी कि वो कुआं मनहूस है और वहां का पानी अपवित्र है। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मिलकर प्रशांत का साथ दिया और उन बुरे लोगों को गांव से बाहर निकलवा दिया और सजा दिलाने में प्रशांत और पुलिस वालों की मदद की। दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन आज भी गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। किसी आत्मा के डर से नहीं, बल्कि उस डर से जो उनके दिल और दिमाग में सालों पहले बसा दिया गया था। लोग आज भी उस कुआं को मनहूस कुआं मानते हैं और आज भी गांव के सभी लोग वहां जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।